हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि मैं अपने चैनल पर 10,000 का गिव अवे देने वाला हूं। ठीक है, तो आप ही में से किसी को एक को 10,000 दूंगा मैं। तो वो क्या जो गिव अवे है उसको कॉन्टेस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको इतना करना है कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, तो कमेंट करेंगे, फिर आपकी एंट्री कंफर्म हो जाएगी और उसमें से मैं रैंडमली एक सब्सक्राइबर को 10,000 रुपीज़ दूंगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक पूरा का पूरा टेस्ट मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ। तो ठीक है, मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड ए लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ओपन टू चेंजेस एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स enough flexibility of interpretation for both political class and the judiciary। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका सी पार्ट। ठीक है, क्योंकि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी चेंजिंग सिचुएशन, चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी के हिसाब से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट, टू डिटरमाइन एंड इंक्रीज or decrease in quantum of reservation of scheduled caste in government jobs, to prepare and update the list of scheduled caste government employees and recommend their names for promotion through reserved quota। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है सेकंड का ए पार्ट है। ठीक है, ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, ए कैसे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, वन ऑनली, तो बिल्कुल शेड्यूल कास्ट कमीशन जो है टू इंक्वायरी करती है। ठीक है, कोई जो भी कंप्लेंट्स होती हैं, ठीक है, अगर इनके शेड्यूल कास्ट के किसी राइट्स को वायलेशन होती है तो ये एससी कमीशन हमारी उसमें वर्क करती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कैसे सही नहीं है। ठीक है, तो टू डिटरमाइन इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन गवर्नमेंट जॉब्स, तो ये तो नहीं है। ठीक है, ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि ये जो डिटरमाइन करना कि कितनी जॉब्स होनी चाहिए, डैट इज़ द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का काम है, कमीशन का काम नहीं है। ठीक है, और ये थर्ड है, टू प्रिपेयर एंड अपडेट द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, नहीं ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी काम किसका है, ये गवर्नमेंट का है। ठीक है, पार्लियामेंट का है, वो इसको अपडेट करते हैं इस लिस्ट को। ठीक है, इसका आर्टिकल है 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर रिगार्डिंग कास्ट एज शेड्यूल कास्ट एज पर द प्रोसीजर टू मेक एडिशंस और डिलीशंस टू द schedule by amending the concerned presidential order for a state under Article 341. 2. State government first proposed to modify the schedule. Only proposals agreed by both the Registrar General of India and the National Commission for Scheduled Castes are introduced as a bill in Parliament। ठीक है, तो इसका सही आंसर सिर्फ वन ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। The directive principles of state policy under the Constitution of India prescribe certain directive principle of state policy under the Constitution of India prescribes certain policies that the government should adopt. The goals and objectives that we as a society should adopt, certain rights and that individuals should enjoy apart from the fundamental rights। So friends, इसका जो राइट आंसर है डी। ठीक है, डी पार्ट राइट आंसर है। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। Consider the following statements regarding federation in India. Consider the following statements regarding federation in India। ठीक है, it is characterized by independent judiciary and bicameralism। The term federation has been nowhere been used in the Indian Constitution। It has been described as quasi-federal in nature। तो फोर्थ का जो राइट आंसर है ए है फ्रेंड्स। ठीक है,
तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ए पार्ट इज़ द राइट आंसर, 1, 2 एंड 3, ठीक है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने अपने हिसाब से डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है, डिफ़ाइन किया है, जैसे फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ये किसने कहा था, क्वासी फेडरल बाय केसी वेरे। एंड बार्गनिज्म फेडरलिज्म किसने कहा था, मॉरिस जोन्स। एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय ग्रैनविले ऑस्टिन, ठीक है। ये तीनों याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू हाई कोर्ट्स, ठीक है। It can withdraw a case pending in a subordinate court if it violates a substantial question of law that require interpretation of the Constitution, ठीक है, interpretation of the Constitution. It has the power to review and correct its own judgment और ऑर्डर और डिसीजन ऑफ ए कोर्ट, क्या वो अपनी ही, इसके पास पावर होती है कि वो अपनी ही डिसीजन को करेक्ट कर सके, अपने जजमेंट को करेक्ट कर सके। इट हैज़ द पावर टू एडजुडिकेट इंटर स्टेट डिस्प्यूट मैटर्स, क्या इंटर स्टेट डिस्प्यूट मैटर्स को हाई कोर्ट कर सकता है। अगर दो स्टेटों के बीच में डिस्प्यूट है तो क्या वो हाई कोर्ट डिसाइड कर सकता है। सो फ्रेंड्स फिफ्थ का आंसर जो है ए पार्ट है, 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, बट इंटर स्टेट डिस्प्यूट मैटर जो रिजॉल्व करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, ठीक है। ठीक है, इसका आर्टिकल कौन सा है, 131, ठीक है। आर्टिकल 131 जो है वो डिफाइन करता है कि ये प्रोविज़न देता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। और दिस आर्टिकल कन्फर्स अपॉन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सक्लूसिव jurisdiction टू डील विद ए dispute regard involving legal rights, ठीक है, and also disputes between the government of India and one or more states or between the government of India and any state or states, ठीक है। तो हाई कोर्ट के पास पावर नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, द राइट्स एनलिस्टेड अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी। सो देखें इसका, तो फ्रेंड इसका डी पार्ट, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको पता होना चाहिए, इट इज़ आर्टिकल 25, और ये इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है। तो ये सस्पेंड हो, रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। चलिए सेवन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी से। Now seventh question is, which of the following has described as the horoscope of our sovereign democratic republic, ठीक है। which of the following has been described as the horoscope of our sovereign democratic republic, horoscope। तो देखें जरा, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रीएम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज। तो क्या है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है प्रीएम्बल इज द राइट आंसर, ठीक है, सी पार्ट। इसको एन ए पालकी वाला जो एमिनेंट जूरिस्ट थे उन्होंने, और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था, ठीक है, प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था। और हॉरोस्कोप ऑफ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये किसने बोला था, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड बाय के.एम. मुंशी, ठीक है, आप याद रख लीजिएगा, इट इज़ कॉल्ड बाय के.एम. मुंशी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फिर आता है एट्थ क्वेश्चन, आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, हाउ दिस प्रोटेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू ओरल एविडेंस, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ब्लड स्पेसिमेंट्स। सो इसका जो राइट आंसर है सी पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द पावर ऑफ स्टेट टू मेक एनी provision for the reservation of posts in favor of any backward class of citizens in the services under the state is constitutionally protected। किस आर्टिकल में, किस में प्रोटेक्टेड है ये, राइट टू फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है इट इज़ अवर डी पार्ट, राइट टू इक्वालिटी। नाइन्थ का आंसर क्या है, डी पार्ट है।
चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The power to make laws under Article 33 is conferred only on Parliament and not on the state legislatures. The laws made under Article 33 cannot be challenged in any court for violation of any of the fundamental rights. Laws made under Article 33 cover only combatant employees and officers of armed forces. So इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, देखें आप, इसका राइट आंसर हमारा ए पार्ट। 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स ही सही हैं, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आर्टिकल 33 बेसिकली है क्या? आर्टिकल 33 जो है एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंट एजेंसीज, एनालॉगस फोर्सेस, इनको जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते। ठीक है, दैट इज आर्टिकल 33। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट हमारी 1 और 2 ही है। तो चलिए 11th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये आ गया हमारा 11th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स आर कवर्ड अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में कौन कौन से ऑफिसर्स कवर होते हैं? फर्स्ट आता है ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट, ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, तो 11th का जो है राइट आंसर है सी पार्ट। ठीक है, सी 3 एंड 4। ठीक है, बस इन्हीं को कवर करता है, ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज को और सिविल एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस सर्विसेज को ये कवर करता है ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, बाकी किसी को भी नहीं करता। चलिए 12th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ ए नेशनल एमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, अगर नेशनल एमरजेंसी होती है आर्म्ड रिबेलियन के ऊपर ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड, सो फिर क्या होगा? फंडामेंटल राइट्स अंडर क्या फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के अंतर्गत सस्पेंड हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 21 एंड 22 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो सोचिए जरा इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है आपका डेट इज बी, 2 ओनली। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 350 और 358 और 359 जो हैं। ठीक है, आर्टिकल 358 एंड 359। ठीक है, 358 एंड 359 जो है डिस्क्राइब करते हैं इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्या होगा फंडामेंटल राइट पर। ठीक है, आर्टिकल 358 जो डील करता है विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19, वाइल आर्टिकल 359 जो डील करता है विद द सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन टू ए पंचायत इन इंडिया इज, ये कौन सा राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी राइट है, लीगल राइट है या फंडामेंटल राइट है? तो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन टू ए पंचायत, ये हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ओके, चलिए अब 14th क्वेश्चन देख लेते हैं हम। Which of the following are the characteristics of parliamentary form of the government of India? The sovereignty of the Indian Parliament, presence of nominal and real executives, collective responsibility of the executive to the legislature. तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है डेट इज अवर सी पार्ट, 2 एंड 3। फर्स्ट नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म, सोवरेंटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट द फीचर ऑफ द characteristic of the parliamentary form of government। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं? एक तो होता है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है। ठीक है,
और collective responsibility to the of the executive to the legislature, membership of the ministers in the legislature, ठीक है, members मिनिस्टर की मेंबरशिप होती है, और लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, और सेंटर में प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोकसभा, और डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा और असेंबली। तो ये कुछ फीचर्स हैं। बट इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सॉवरन बॉडी नहीं है, वेयर एज ब्रिटिश पार्लियामेंट इज द सॉवरन बॉडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 15th। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखो। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस एंड टर्म्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स आर डिबार्ड फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो फिर 15th का आंसर देखें तो इसका जो है डी आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है, बहुत ही स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। कैसे? तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, मेंशन है, ठीक है, ना ही लीगल है, ना ही एजुकेशनल है, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल क्वालिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन की। इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और कोई टर्म भी मेंशन नहीं है, ठीक है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। सो ये जो है फर्दर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 16th। कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज। It was known as the God for the good. It was known as the Act for the Good Government of India. It abolished the East India Company and transferred the powers of the government, territories, and revenues to the British Crown. Which of the following is been referred to above in the passage, in the above passage? Government of India Act of 1858, Charter Act of 1853, Indian Council Act 1861, and Government of India or Government of India Act 1909. सो फ्रेंड्स ये जो है इसका आंसर है ए पार्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये जब हमारा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, जिसको हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया था, ठीक है। और इसको इसी को बोलते हैं गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इसमें आ जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट a person cannot be forced to attend religious instruction in a state recognized educational institution. A fee or tax cannot be levied by governments on religious endowments and pilgrimages, ठीक है। तो क्या है 17th का जो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए ओनली, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ठीक है। जो स्टेट रिकोगनाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती, वेयर एज जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 28, ठीक है। आर्टिकल 28 क्या कहता है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स। However, this provision shall not apply to an educational institution administered by the state but established under any endowment or trust requiring imparting of religious instruction in such institutions, ठीक है। और आर्टिकल 27 क्या कहता है, सेकंड स्टेटमेंट आर्टिकल 27 से रिलेटेड है। आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन, किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है, और रिलीजियस डिनोमिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 18th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू नॉन रेजिडेंट इंडियंस एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोथ रिक्वायर एंट्री वीज़ा फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पज, both are at par with
at par in terms of matters relating to the acquisition of agricultural or plantation properties. So क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है डी पार्ट, ठीक है, डी पार्ट, नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। क्योंकि एनआरआई जो होता है इज एन इंडियन सिटीजन, होता है इंडियन सिटीजन है, बट ही डज नॉट रिक्वायर वीज़ा, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन होता है, वो तो बाहर काम करने गया हुआ ना, ठीक है, उसके पास इंडियन पासपोर्ट होता है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है वीज़े की, ठीक है। वाइल OCI कार्ड होल्डर, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर होता है, वो पर्सन होता है, वो रजिस्टर्ड, ही इज़ ए रजिस्टर्ड पर्सन एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, कार्ड होल्डर, अंडर सेक्शन 7A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। और जो OCI कार्ड होल्डर होता है उसको मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा होता है उसके पास फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पज़, ठीक है, मल्टीपल एंट्रीज होती हैं उसके पास, वो जितनी बार मर्जी वो लाइफ लॉन्ग आ सकता है, ठीक है, OCI कार्ड होल्डर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20th क्वेश्चन। Consider the following statements regarding special officer for linguistic minorities. Linguistic minorities के लिए the Constitution provides for the office of special officer for linguistic minorities in each state. Only persons having experience of more than 10 years in the field of minority welfare can be appointed to the office. तो फ्रेंड्स देखिए आप इसका राइट आंसर क्या है, वीडियो को पास कर सकते हैं, फिर आप राइट आंसर देख लें। तो इसका राइट आंसर जो है डी पार्ट है फ्रेंड्स, नाइदर वन नॉट टू, इसका भी नाइदर वन नॉट टू है, ठीक है। क्योंकि ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारी कहती है 1956, उसने एक न्यू क्लॉज इंसर्ट की थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 350B इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 350B आर्टिकल इन पार्ट 7th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आर्टिकल कहता है देयर शुड बी ए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ही इज़ टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो उसको कौन अपॉइंट करेगा? बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फिर रॉन्ग हो गई। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी है इसके लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशंस, टेन्योर या सैलरी एंड अलाउंसेस, सर्विस कंडीशन एंड प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। तो चलिए 20th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स, फर्स्ट जो है यूनियन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 1 क्या कहता है हमारा, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज डेट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। सो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स 1 ओनली, ठीक है, 1 ही है, यूनियन टेरिटरीज नहीं आती है, ठीक है, और टेरिटरीज डेट में भी एक्वायर्ड एट एनी टाइम ये भी नहीं आती है, तो आंसर इसका जो है 1 ओनली है। अब कैसे है चलिए देखते हैं। आर्टिकल 1 हमारा क्या था, द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, एक तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है इसको, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, और टेरिटरीज डेट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, ठीक है। और टेरिटरी ऑफ इंडिया इज एक वाइडर एक्सप्रेशन है, ठीक है, वाइडर एक्सप्रेशन है देन द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर एक्सप्रेशन है यूनियन ऑफ इंडिया से, बिकॉज जो यूनियन ऑफ इंडिया है लेटर इंक्लूड्स ओनली स्टेट्स, वाइल द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्टेट्स बट आल्सो यूनियन टेरिटरीज। तो ये यहाँ पर समझने वाली बात है, यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ हमारी स्टेट्स आती हैं, यूनियन टेरिटरीज नहीं आती हैं, वेराज जो टेरिटरीज ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें हमारी यूटीज़ और स्टेट्स सारी आ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, 20 क्वेश्चन ही बहुत है, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और 25 क्वेश्चन करेंगे, और 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो भी 16 अगस्त की डाउनलोड कर दी है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर फ्रेंड्स।